करो इसको। थ्री एस 3p 3d इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। तो ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बिल्कुल ठीक दिया राधिका ने। पेनिट्रेशन पावर 3s की सबसे ज्यादा होगी देन 3p इलेक्ट्रॉन की, देन 3d इलेक्ट्रॉन की। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है हाउ क्लोज एन इलेक्ट्रॉन इज रीचिंग टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट किस केस में पहुंच रहा है, इसे कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। And what about most probable distance of the electron from nucleus? Most probable distance of the electron from nucleus. तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस सबसे ज्यादा 3s की होगी। फारदेस्ट मिलेगा 3s, फारदेस्ट, और क्लोजेस्ट मिलेगा 3d। ये आपको ग्राफ से समझ में आता है। अगर आप 3s और 3p के ग्राफ कंपेयर करें तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। 3s और 3p के ही देख लें, 3d का अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा इससे आगे। दिस इज रेडियल डिस्टेंस, और यहाँ पे आपको लेना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ले लो या RDF ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले लो या डेंसिटी फंक्शन ले लो। ठीक है, तो नॉर्मली 4πr² ψ² लेते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आता है। ये आपके पास है ग्राफ, इसका बनाएंगे RDF के थ्रू ही कंपेयर करते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थ्री एस का मतलब कितने रेडियल नोड्स, थ्री एस का मतलब 3s का मतलब 2 रेडियल नोड्स। देखो इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये दो डिफरेंट डिस्टेंस यहाँ पे हैं, ध्यान देना। ये जो फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस है, ये तो बता रही है आपको पेनिट्रेशन पावर, कि न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, वो फर्स्ट मैक्सिमा से पता लगेगा। और मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस पता लगेगी हाईएस्ट मैक्सिमा से। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से न्यूक्लियस से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फॉर एस इलेक्ट्रॉन। यहां से लेके यहां तक है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है ये है पेनिट्रेशन पावर के करस्पॉन्डिंग फॉर एस इलेक्ट्रॉन।
अगर आप अब ग्राफ बनाएं पी इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर पी इलेक्ट्रॉन, तो ग्राफ कैसा जाता है? पी इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेडियल नोड होता है ना, इससे आगे मिलता है, वो ऐसे आता है। इससे आगे, इसमें तो एक ही जगह टच करेगा, इस तरह से जाता है। 3p, ये 3p का है। तो जो मैक्सिमा है ये थोड़ा आगे मिलता है, इसका इसका मैक्सिमा आगे मिलता है, फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। तो न्यूक्लियस के मोर क्लोज कौन पेनिट्रेट कर पाया? एस इलेक्ट्रॉन या पी इलेक्ट्रॉन? इसका मैक्सिमा आगे होता है थोड़ा, पी का। ये है पेनिट्रेशन पावर के लिए, फॉर पी इलेक्ट्रॉन, फॉर पी इलेक्ट्रॉन। और ये जो हाईएस्ट मैक्सिमा है पी का, ये है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस किसकी कम है, एस की या पी की? साफ दिख रहा है, पी की। ये है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। समझ में आ गया कैसे कंपेयर किया? और 3D के लिए ग्राफ कैसे आएगा? 3D के लिए अगर इसमें इंक्लूड कर दें, फॉर 3D, 3D के लिए ग्राफ किस तरह से आएगा? तो कट तो कहीं करेगा नहीं, ग्राफ इस तरह से जाता है। ये जो मैक्सिमा है ये और क्लोज आएगा, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। तो इसके ये और क्लोज आ जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। एक ही मैक्सिमा बनेगा इसमें, ये कहीं कट तो करेगा, टच तो करेगा नहीं एक्स एक्सिस को। तो ये 3D की मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है, 3D की मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस 3s की, फिर 3p की, और सबसे कम 3D की। आ गया समझ में? इसमें इस ग्राफ से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें करना है ऑर्बिटल्स में, तो कौन से मैक्सिमा को प्रेफरेंस देते हैं व्हाइल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स? फिलिंग करते वक्त आपको फर्स्ट मैक्सिमा को देखना है। फर्स्ट मैक्सिमा 3s का क्लोजेस्ट है, इसलिए 3s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किए जाएंगे, फिर 3p में, फिर 3d में। ठीक है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। प्रॉब्लम आती है 4s और 3d के साथ, तो वो आप डिटेल सारा जानते हैं। नेक्स्ट लिखो।
नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, बिल्कुल आसान आसान केस। अगर मैं आपको कोई एक एंगुलर वेव फंक्शन की इक्वेशन दे दूं, अगर मैं आपको कोई एक एंगुलर वेव फंक्शन की इक्वेशन दे दूं, तो क्या वो इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं कि ये वेव फंक्शन किसके लिए होगा? मान लीजिए एंगुलर वेव फंक्शन की मैंने कोई इक्वेशन दे दी, ये मैं क्वेश्चन देख के लिख रहा हूं, आपको ये दिया है साइन थीटा कॉस फाई। ये याद नहीं करना, ये प्रॉब्लम गिवन है आपको। कांस्टेंट मान लो इसकी जगह के, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। साइन थीटा कॉस फाई आपको ये गिवन है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किसके लिए है? एस ऑर्बिटल के लिए है, या पी एक्स के लिए है, या पी वाई के लिए है, या पी जेड के लिए है? ये ऑप्शंस हैं। क्या ये इक्वेशन देख के आप बता सकते हो कि ये वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, इनमें से किसके लिए है? प्रॉब्लम समझ में आ रही मैं क्या पूछ रहा हूं बेटा? हाँ देखो, आप लोगों ने आंसर किया है पी एक्स, और पी एक्स करेक्ट आंसर है। देखो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वो ये है कि एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड नहीं होते, नंबर वन। तो एस ऑर्बिटल का साइन थीटा और कॉस फाई के टर्म में कोई इक्वेशन नहीं आएगी, कोई वेव फंक्शन नहीं बनेगा। सीधे सीधे कहें तो साई थीटा फाई फॉर एस ऑर्बिटल ये कांस्टेंट होता है, एक बस कांस्टेंट वैल्यू आएगी।
थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता एस ऑर्बिटल का एंगुलर वेव फंक्शन। तो ये तो थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है, तो एस तो हो नहीं सकता। दूसरा पीजेड भी नहीं हो सकता, पीजेड एक स्पेशल ऑर्बिटल है, आपको मालूम है, और जेड एक्सिस को स्टैंडर्ड एक्सिस माना गया है। तो जो पीजेड का साई थीटा फाई होता है, पीजेड का जो साई थीटा फाई होता है वो केवल कॉस थीटा का फंक्शन होता है, ओनली फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। तो ये पीजेड भी नहीं हो सकता। तो पी एक्स और पी वाई दोनों साइन थीटा और कॉस फाई टर्म में होते हैं। अब ये कैसे पता लगा कि ये पी एक्स है पी वाई नहीं है? तो आपको मालूम है कि पी एक्स के जो एंगुलर नोडल प्लेन होगा, पी एक्स का जो एंगुलर नोडल प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का मतलब है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और फाई की वैल्यू 90 डिग्री। यही मतलब हुआ इस प्लेन के लिए। और वाई जेड प्लेन पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू। भाई नोडल प्लेन की डेफिनेशन क्या है? नोडल प्लेन की डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 एट दैट प्लेन। तो ये फंक्शन 0 हो जाना चाहिए अगर थीटा इक्वल टू 0 रखें या फाई इक्वल टू 90 डिग्री रखें। आप मैच करके देख लो, अगर थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 0 डिग्री हो जाएगा, पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। फाई 90 रखें तो कॉस 90 भी 0 डिग्री होता है, पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो इसको देख के हम साफ कह सकते हैं कि वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन है, जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होता है, आपको मालूम है, पी एक्स का। सबको समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है, आगे देखो, एक और प्रॉब्लम देता हूं मैं, एक और प्रॉब्लम देता हूं बिल्कुल सिमिलर। एक कोई मैं रेडियल वेव फंक्शन दे रहा हूं अब आपको, रेडियल वेव फंक्शन कांस्टेंट टाइम्स ई की पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट।
Z आपको पता है एटॉमिक नंबर है, R रेडियल डिस्टेंस है, और A नॉट है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस इन H एटम 0.529। बताइए इस रेडियल वेव फंक्शन को देख के क्या आप बता सकते हैं जिस ऑर्बिटल का ये रेडियल वेव फंक्शन है उसके लिए n और l की वैल्यू क्या होगी? इस रेडियल वेव फंक्शन को देखकर क्या आप n और l बता सकते हैं जिस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है, ये इक्वेशन है? अरे जल्दी करो, इतनी देर क्यों कर रहे हो? वैसे ही बहुत सारे बच्चे एग्जिट करते जा रहे हैं। चलो कुछ इलाज नहीं है लोगों का, फिर भी देखो। तो देखो सिंपल केस है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका ग्राफ ये होगा। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ आप। e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही आएगा ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। क्या ये कहीं पे एक्स एक्सिस को कट करेगा? कहां जाके मिलेगा? तो पहली चीज तो ये कि ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है एस ऑर्बिटल के लिए है एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है। और दूसरा पॉइंट ये कि ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो रेडियन नोड 0 है, n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो बताओ n की वैल्यू क्या लें कि n माइनस 1 0 हो जाए? l तो ऑलरेडी 0 है, तो n की वैल्यू 1 होगी। तो कौन से ऑर्बिटल के लिए ग्राफ हो गया? 1s के लिए। तरीका समझ में आ गया आप सबको? तो चलो ठीक है, अभी इतना रहने देते हैं, बच्चे एग्जिट करते जा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ और कहीं क्लास हो कुछ हो।